नोट डाउन कर लिया? तो इतना देर से भाई माइक नहीं चल रहा था, बंद करके ऑन किया तो वापस चलने लगा। तो हम तो एक बार बता दो कि चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक। और अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रिकैप कर देते हैं। हाँ, तो बच्चे हम पढ़ रहे थे चैप्टर, कौन सा नाम है उसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर नंबर आई थिंक 5th पढ़ता है, पहले तो 6 चैप्टर था बट अब 5वां नंबर आ गया है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो 1869 के अंदर पहली बार फ्रेडरिक मिक्सचर ने फर्स्ट सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था। मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट सेल क्या होते हैं, जो जहां पर डैमेज टिश्यू वगैरह होते हैं वहां से जो WBC सेल्स निकलती हैं डैमेज टिश्यू के आसपास से, उसे फर्स्ट सेल बोलते हैं। नेम्ड न्यूक्लिन, उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन का मतलब सिंपल सा था कि न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाली सब्सटेंस। अब जो न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये आइडेंटिफाई किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लिक एसिड रखा था, बेस्ड ऑन द नेचर कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस में मिलता है उस एसिडिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है और क्या है, आरएनए है, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम डीएनए आरएनए की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि सर ये डीएनए आरएनए किस चीज के बने हुए हैं, तो हम वहां आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक, चलो आगे। कोई समझता है किसी को? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये सब किसके बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड होते क्या। तो न्यूक्लिक एसिड, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड आर पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड को समझ लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी किसको, कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज के बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियोसाइड, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक। अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियोसाइड की, तो इसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसमें आपको एक मिलेगा पेंटोज शुगर। क्या मिलेगी, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन की शुगर होगी, ठीक है। और आपको दूसरा क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बेस। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बेस। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो यहाँ 2 तरीके की शुगर होगी, एक होगी राइबोज और एक होगी डीऑक्सी राइबोज। एक क्या होगी, राइबोज शुगर, और दूसरी क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की तो हमारे पास 2 तरीके के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्यूरिन और दूसरा आपको क्या मिलेगा इसमें, पायरिमिडीन। अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन भी फर्दर मेरे पास 2 तरीके का होगा। एक होगा एडेनिन, एडेनिन को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। दूसरा होगा मेरे पास ग्वानिन, जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
तो मेरे पास पायरिमिडीन टोटल 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके। पहला होगा साइटोसिन, अगला होगा हमारे पास थाइमिन, और फिर उसके अगला क्या होगा हमारे पास? यूरेसिल। अगर मैं साइटोसिन की बात करूं तो इसको कैपिटल सी से, थाइमिन को कैपिटल टी से, और यूरेसिल को कैपिटल यू से नोट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स को लेकर के डीएनए बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा, इनमें हर एक कंपोनेंट्स में फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, पेंटोस शुगर कैसे दिखती है, नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, ये सब हमें एक एक करके समझना है। बट पहले ये टेबल आप लोग ड्रॉ कर लो, उसका हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो अगर हम आगे चलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे किसकी? फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, या फिर कहीं लिखा हो PO4 3- दोनों बातें क्या है? सेम है। सुनना ध्यान से। ये है फॉस्फोरिक एसिड। या फिर अगर हम PO4 3- बनाएंगे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसका कारण क्या होता है? ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज होगा। इसकी वजह से ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर बात? दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास है पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। आपको पता है पेंटोज शुगर के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक राइबोज थी और एक डीऑक्सीराइबोज थी। तो अगर मैं बात करूं बच्चे राइबोज शुगर की, तो ध्यान से देखना। ये वाली पोजीशन आपको दिख रही है, यहां पर आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ठीक। और मैंने इसी को कॉपी कर लिया क्योंकि अभी एक और बनाएंगे। आप सुनना, इस फर्स्ट पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा? OH। H में देखने को मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा? OH H। यहाँ क्या मिलेगा? OH H। यहाँ क्या मिलेगा? CH2 और OH। अब ध्यान से सुनना बात को। एक पोजीशन में इसकी हाईलाइट कर रहा हूँ, और वो क्या है? ये वाली। अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5। टोटल 5 कार्बन है इस शुगर के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। और अगर इस सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप मौजूद है, इस शुगर को हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर बोलते हैं। वहीं पर अगर मैंने सब कुछ यही सेम ले लिया, लेकिन फर्क बस किसका है? इस थर्ड पोजीशन पर OH ना हो करके क्या है? बस H है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। देखो
है तो राइबोज ही, लेकिन हमने उसके सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दिया, इसलिए डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, अगर हम बात करें राइबोज शुगर की, एक और बात छोटी सी याद रखोगे, ये रिएक्टिव होती हैं ज्यादा, और ये कैसी होती है, लेस रिएक्टिव होती है। बाकी वो पता है आपको, आपने नाम तो सुना ही होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ मिलती है, डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। पहले इस पेज पे मौजूद सारी चीजें फटाफट ड्रॉ करो, आगे चलते हैं फिर। तो अगर आगे मैं बात करूँ, सुनना, आगे हमें बात करनी है नाइट्रोजन बेस की। अब नाइट्रोजन बेस में आपको पता है हमारे पास दो है, एक प्यूरिन है और एक पायरिमिडीन। पहला जो है वो क्या है, प्यूरिन। तो प्यूरिन के बारे में जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। पहली चीज, प्यूरिन आपको क्या मिलेगा, बाईसाइक्लिक। कैसा मिलेगा, बाईसाइक्लिक, मतलब रिंग के अंदर दो साइकिल होंगे, बाईसाइक्लिक, दो रिंग होंगी इसके अंदर। अगर हम बात करें बाईसाइक्लिक है, इसमें टोटल 9 मेंबर की रिंग होती है, और इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन। मुझे कार्बन से नहीं मतलब है, लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा नाइट्रोजन की पोजीशन पर। अगर हम नाइट्रोजन की पोजीशन बात करें, इसकी यानी नाइट्रोजन की पोजीशन की, तो नाइट्रोजन की पोजीशन रिंग में कहाँ कहाँ होगी, 1, 3, 5, 7, 1, 3 एंड 5, 7 पर होगी। ठीक है ना। अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मतलब दो साइकिल होंगी, दो रिंग होंगी, 9 मेंबर की रिंग होंगी, जिसमें 5 कार्बन है, 4 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की पोजीशन 1, 3, 5, 7 पर होती है। ठीक है ना। वैसे तो मैंने बाकी सारी क्लासेस में दोनों प्यूरिन की स्ट्रक्चर बना दी थी, आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में आता नहीं है। ठीक, एक तो आपका ये हो गया एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक, तो बढ़िया सा डायग्राम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये एडेनिन की और गुआनिन की है। अगर आपका मन करे बनाने का तो आप बना सकते हो, अदरवाइज एज इट इज कोई नीड नहीं होती। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है, फर्स्ट पर, थर्ड पर, और इसके बाद 1, 3, 4, 5, 6, अच्छा 7 एंड 1, 3, 5, 7 लिखा ना, उल्टा कर दिया, 1, 3, 7 एंड 9 करना। ठीक है ना। तो 1, 3, उसके बाद आपको दिख रहा है कहाँ पर, 7th पर, और कहाँ दिख रहा है, 9th पर। यहाँ भी अगर आप देखो, पहले पोजीशन पे नाइट्रोजन दिखा, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन दिखा, 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन दिखा, और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन दिखा। ठीक है ना। बस इससे मतलब है। और इन जनरल अगर हम बात करें, जब हम राइबोज शुगर के साथ इसकी बॉन्डिंग कराएंगे तो कौन सा नाइट्रोजन बॉन्ड करता है, ये वाला 9th पोजीशन वाला। तो ध्यान रखना, कभी लिखा हो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका मतलब कौन सी नाइट्रोजन का बॉन्ड कर रहा है, 9th पोजीशन वाला। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन बेस के अंदर दूसरी चीज आती थी, उसका नाम है, तो यार, पायरिमिडीन। यानी सेकंड जो है वो क्या है, पायरिमिडीन। और अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं तो पायरिमिडीन बच्चे होती है मोनोसाइक्लिक। कैसी होती है, मोनोसाइक्लिक होगी, मतलब एक ही रिंग होगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 मेंबर की रिंग होती है। कितने मेंबर होंगे इसमें, 6 मेंबर। और इन 6 मेंबर में 4 होते हैं कार्बन और 2 होते हैं नाइट्रोजन। और अगर हमसे पूछ ले किसकी पोजीशन, नाइट्रोजन की पोजीशन, तो 2 ही नाइट्रोजन है, तो इनकी पोजीशन कहाँ होती है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड
थर्ड पोजीशन पर। इतनी बात अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा, और बाकी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ड्रॉ करना चाहो। ये है हमारे पास, दिख रही है ना, यहाँ पर जो थोड़ी सी चीजें विजिबल नहीं है क्लियरली, ये है CH3। ये क्या है? CH3 है। अगर हम बात करें तो ये साइटोसिन है, यूरासिल है, और ये थाइमिन। थाइमिन को एक और नाम से जानते हैं, मिथाइल यूरासिल। किस नाम से जानते हैं? मिथाइल यूरासिल के नाम से। सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे? अगर आप यूरासिल को देख रहे हो, बिल्कुल सब कुछ सेम दिख रहा है, पूरी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल यूरासिल भी बोल देते हैं। हम जब भी इस चैप्टर में इन सब की बात करेंगे तो सिंबल से बात करेंगे। एडेनिन है तो कैपिटल ए से, ग्वानिन है तो कैपिटल G से, साइटोसिन है तो कैपिटल C से बात करेंगे, यूरासिल है तो कैपिटल U से बात करेंगे, और थाइमिन है तो कैपिटल T से बात करेंगे। कभी भी हम ये पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। वैसे मैंने बाकी क्लासेस में ये स्ट्रक्चर सारी ड्रॉ करवा दी थी, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा काम उसी से चल जाएगा। तो इन दोनों को नोट करो। तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जो पढ़ना था हमें, वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर के DNA की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।